हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विज़न मेंस का जो टेस्ट दे रहे थे उसका आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चंस लिखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11वें क्वेश्चन से और लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी के आंसर देने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फुटलेस स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? इनकी अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। फुटलेस जो उद्योग होते हैं ये स्वच्छंद होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष स्थान से नहीं होता है। इन उद्योगों को कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, परामर्श सेवाएं हो गई। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये उद्योग इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये उद्योग ऐसे किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं। ये उद्योग काफ़ी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं और जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इनके उत्पादन कम मात्रा में होता है इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं होते हैं और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। ठीक है, फुटलेस उद्योग की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक। कुशल श्रम तक पहुंच। पहला, फुटलेस उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल कार्य बल की आवश्यकता होती है, इसलिए कि वे शिक्षित श्रमिकों के एक बड़े वर्ग वाले क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं, जैसे कि आईटी उद्योग बेंगलोर, हैदराबाद आदि में संकेंद्रित है। संचार और संरचना। संचार प्रणाली, विद्युत, जल, टेक्नोलॉजी आदि और संरचना की उपलब्धता फुटलेस उद्योग को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तीसरा है जीवन यापन की गुणवत्ता। जीवन यापन और व्यवसाय करने की लागत। ऐसे क्षेत्र जो निम्नतर जीवन यापन लागत और कम व्यवसाय लागत वाले हों, वे क्षेत्र फुटलेस उद्योग की अवस्थिति के लिए अनुकूल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन्हें अपनी परिचालन लागतों को निम्नतम बनाए रखने में सक्षम होते हैं। फिर आता है जीवन की गुणवत्ता। किसी स्थान पर बेहतर परिवेश और सुविधाओं तक पहुंच के साथ जीवन की गुणवत्ता अत्यधिक कुशल श्रमिकों को आकर्षित कर सकती है। फिर आता है सरकारी प्रोत्साहन। कर में छूट, अनुदान और सब्सिडी जैसे सरकारी प्रोत्साहन भी फुटलेस उद्योग की अवस्थिति के निर्धारक कारक हो सकते हैं। परिवहन और संरचना। परिवहन नेटवर्क तक पहुंच श्रमिकों को बाधा रहित यात्रा करने में सक्षम बनाती है, इसलिए बेहतर परिवहन लिंक फुटलेस उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इन्हें विश्व स्तर पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। बाजार की मांग। फुटलेस उद्योग भी अपना स्थान चुनते हैं समय बाजार की डिमांड को विचार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियां टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले उपभोक्ताओं के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में स्थित होती हैं। पूंजी की उपलब्धता और सहायक सेवाएं। सामान्यतः ये उद्योग वहाँ विकसित होते हैं जहाँ वित्तीय सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उन्हें व्यवसाय शुरू करने और बुनियादी आदानों की खरीद हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को मनोबल और उत्पादकता में सुधार के साथ साथ सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता हेतु उपयुक्त वातावरण अन्य छोटे कारक होते हैं। फुटलेस उद्योग उन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं जिनमें स्थानीय लाभों जैसे कि बंदरगाह सुविधा, भार ह्रास वाले कच्चे माल जैसे कोयला, लौह, चूना आदि की पहुंच की कमी होती है तथा रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए एक ऐसे क्षेत्रों में फुटलेस उद्योग के विकास पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अपक्षय क्या होता है? विभिन्न प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। अपक्षय आंसर। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के विभिन्न तत्वों की क्रियाओं के माध्यम से शैलों की यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तरण एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन और वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप विभिन्न भू-आकृतियों का निर्माण होता है। अपक्षय कुछ मूल्यवान खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा आदि के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होता है। अपक्षय प्रक्रियाओं को 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। रासायनिक अपक्षय में पहला होता है घोल और विलयन। शैल का निर्माण करने वाले खनिज जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम आदि जल में आसानी से घुलनशील होते हैं और ये खनिज अत्यधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। जैविक पदार्थों के अपघटन से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो चूना पत्थर जैसे शैलों को घोलने में मदद करते हैं। फिर आता है कार्बोनेशन। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड एवं मृदा वायु को जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जल योजन। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं और विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा शैल में वृद्धि का कारण बनते हैं। इस प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति से शैलों में श्रांति यानी कि फैटिग हो जाती है, जिससे फलस्वरूप इसमें विघटन हो जाता है। फिर आता है ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण। न्यूनीकरण लोहे, मैग्नीज, गंधक से युक्त शैलें तब ऑक्सीकृत हो जाती है जब वे सामान्य रूप से वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के संपर्क में आती है। जब ऑक्सीकृत खनिजों को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तब न्यूनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जल स्तर के नीचे शुद्ध रुद्ध जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर आता है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय भार विहीनीकरण एवं विस्तारण, ठीक है, अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी क्षयी शैलों का भार व अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव यानी कि वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्ति के कारण होता है, जिससे शैलों के ऊपरी स्तर विस्तारित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप शैलों की ऊपरी परतें विस्तारित होती हैं, जिसमें शैलों का विघटन होता है और अपशल्कन गुंबद का निर्माण होता है। फिर आता है तापमान में परिवर्तन और विस्तारण। तापमान में वृद्धि के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है। तापमान में गिरावट के कारण संकुचित हो जाता है। सूक्ष्म जलवायु एवं अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इससे शैलों में अनवरत श्रांति बनी रहती है और वे कमजोर होती जाती हैं। इस तरह के अपशल्कन से चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है, जिसे टॉर्स कहते हैं। हिमकरण, पिघलन व तुषार भेजिंग। शैलों के रंध्र एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि हो जाती है, जिससे तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, जहां हिमकरण एवं पिघलन की प्रायः पुनरावृत्ति होती है। लवण अपक्षय। शैलों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन और क्रिस्टल कलर के कारण होता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापमान एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तानों में सतह पर 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्च तापमान लवण विस्तारण में सहायक होता है। फिर आता है जैविक अपक्षय। बिल खोदना और वेजिंग। केंचुओं, दीमक, चूहों, कृंतकों जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने और वेजिंग के कारण नई सतह का निर्माण होता है। इससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनवरत सतह में नमी एवं वायु के वेधन में सहायता मिलती है। फिर आता है मानव क्रिया। मानव में वनस्पति को अस्त व्यस्त कर खेत को जोतकर मृदा कृषि करने, धरातलीय पदार्थों में वायु, खनिज, जल के मिश्रण तथा उनमें नया संपर्क स्थापित करके सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों और पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अपक्षय प्रक्रिया शायद ही कभी पूरी सतह से स्वयं संचालित होती हैं, लेकिन प्रायः यह प्रक्रिया का प्रभुत्व देखा जा सकता है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, भू धसाव के अर्थ को समझाते हुए उत्तराखंड के जोशीमठ में देखे गए धसाव के कारक पर चर्चा कीजिए। भू धसाव पृथ्वी की अधः स्थल उप सतह पर मौजूद सामग्रियों के हटने या उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह के धीरे धीरे नीचे बैठने या अचानक धंसने को भूधसाव कहते हैं। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो भूकंप, मृदा संहनन, अपरदन, घोलरंध्र के निर्माण और वायु द्वारा जमा की गई महीन मृदा के जलयोजित होने जैसे प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है। यह खनन, भूजल, तेल, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकता है। हाल ही में उत्तराखंड में जोशीमठ को भूस्खलन धसाव क्षेत्र घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ की इमारतें और सड़कें में बड़ी दरारें देखी गई हैं। इसके अलावा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक उपग्रह डेटा के आधार पर अवलोकन किया है कि जोशीमठ और इसके आसपास के क्षेत्र प्रति वर्ष 6.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंच की दर से धंस रहा है। जोशीमठ में भूधसाओं की प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों के संयोजन का परिणाम माना जाता है। इसके कारण निम्नलिखित है। पहला है प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर निर्मित। विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ शहर प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर बसाया गया है, इसका अर्थ यह है कि यह रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है, न कि किसी चट्टान पर। इसलिए इसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है। इस कारण आधारभूत संरचना और जनसंख्या में हो रही वृद्धि इस क्षेत्र को लगातार बेहद संवेदनशील बना रही है। भौगोलिक भ्रंश। विशेषज्ञों ने यह भी तर्क किया कि भूधसाओं का एक अन्य संभावित कारण भौगोलिक भ्रंश का पुनः सक्रिय होना है। यह भ्रंश चट्टानों के दो ब्लॉक्स के बीच एक दरार या दरारों का क्षेत्र है जहां भारतीय प्लेट हिमालय के समांतर यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। फिर आता है चरम मौसमी घटनाओं के प्रवण। जलवायु विज्ञान के अनुसार यह शहर एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा के कारण मृदा का अपरदन, कटाव बढ़ जाता है, जैसे कि 2013 और 21 की बाढ़ के दौरान भी देखा गया था। उचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव। यहाँ के अनियोजित और अनधिकृत निर्माण ने जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बार बार भूस्खलन होता है, जो भूधसाव में योगदान देता है। जल विद्युत गतिविधियाँ। इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किए जा रहे सुरंग निर्माण कार्य से भी जल वृत्त प्रभावित हो रहा है। ऐसे जल की निकासी हो सकती है। यह भी भूमि धंसने का कारण हो सकता है। प्रशासनिक उदासीनता भूधसाव का मुद्दा और इसके परिणामी प्रभाव लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं। MC मिश्रा समिति ने वैज्ञानिक और भारी निर्माण का विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि हालांकि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इस क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के निर्माण कार्य जारी रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटनाओं ने राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के समक्ष सामाजिक, पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये घटनाएं आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में चार धाम राजमार्ग एवं जल विद्युत परियोजनाएं जैसी विभिन्न विकास परियोजनाएं हेतु हिमालय के संधारणीय विकास के आधार पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 14, सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विवरण दीजिए। भारत एक अभूतपूर्व नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार की मध्य स्थिति में है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि भारत ने वर्ष 2022 में सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 62 गीगावाट है, परंतु 2030 तक 300 गीगावाट विस्तारित करने की योजना है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष इस क्षमता का 30 गीगावाट की वृद्धि की आवश्यकता है। भारत का आधे से अधिक भूभाग धूपदार व अर्धशुष्क है। यहाँ प्रतिवर्ष 1000 मिलीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। इसके परिणामस्वरूप यहाँ निरंतर वितानों की वृद्धि के लिए
बहुत सूक्ष्म हो जाता है। यह भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। हालांकि सौर ऊर्जा का दोहन करने में भारत के अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च आयात निर्भरता। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बाजार का 80% चीनी आपूर्तिकर्ता के लिए आयात पर निर्भर करता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, पीएलआई योजना और स्थानीय निर्माण को समर्थन देने के लिए मूलभूत शुल्क सीमा बीसीडी लगाने जैसी पहलों के बावजूद यह स्थिति है। सौर ऊर्जा का वित्तपोषण राज्य सरकार और डिस्कॉम के वित्त पर दबाव होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन को समर्थन देने वाली विभिन्न सब्सिडियों और कर कटौती को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्र जैसे परंपरागत स्रोतों के साथ पूर्ण समतुल्यता लाने में काफ़ी समय लगेगा। उच्च परेषण और वितरण लागत T&D हानियों की लागत लगभग 40% है। सौर ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को अत्यधिक अव्यवहारिक बना देता है। कोई सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति न होना, महत्वाकांक्षी और संस्थापन लक्ष्यों के बावजूद भारत के पास अपने सौर अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कोई नीति नहीं है। रूफटॉप संयंत्रों से संबंधित मुद्दे। रूफटॉप संयंत्रों के कार्यान्वयन और लागत प्रभावी तरीके से राष्ट्रीय ग्रिड के साथ उनके एकीकरण में विद्यमान चुनौतियां एवं नेट मीटरिंग इस पहल की सफलता में बाधक बन रहे हैं। स्पष्ट शीर्षक के साथ भूमि अधिग्रहण में कठिनाई। सौर संयंत्रों के लिए बड़े खुले स्थान की आवश्यकता होती है, जिसे अधिग्रहित करना कठिन होता है। इसके अलावा नियोजित परियोजनाओं में भी विलंब हो रहा है, इससे लागत में वृद्धि हो रही है। उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा और विशेष रूप से सौर ऊर्जा भारत के लिए अपने निवल शून्य लक्ष्य की दिशा में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत वित्त और टेक्नोलॉजी जुटाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके नीति कार्यान्वयन और बाधाओं को दूर करके पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण को अपनाकर सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने और हरित समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के ऊष्मा बजट की परिघटनाओं को समझाइए, साथ ही पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें हमें सौर बजट की परिघटना है उसको बताना है और कैसे ये टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं उससे भी समझाना है, प्लस निष्कर्ष देना है। आंसर, समग्र रूप से पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, वो अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब सूर्य की किरणें द्वारा सूर्यताप से के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी पर अंतरिक्ष से संचरित ताप बराबर हो। इस क्रियाविधि द्वारा इसे बनाए रखा जाता है, उसे ऊष्मा बजट कहते हैं। पहला है लघु तरंग और सौर विकिरण। यदि सौर विकिरण की 100 इकाइयाँ सूर्य से आती हैं तो 35 अल्बेडो के रूप में पुनः वापस हो जाती है और 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। इनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा और 51 इकाई पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, फिर आता है दूसरा दीर्घ तरंग पृथ्वी विकिरण। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, जिनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। इस प्रकार पृथ्वी और वायुमंडल से लौटने वाले कुल विकिरण क्रमशः 17 + 48 = 65 इकाइयाँ होती हैं। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों को संतुलित कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक।
पहला है अक्षांश। ध्रुवीय अक्षांशों की तुलना में भूमध्य रेखा के निकट अक्षांश अधिक गर्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूमध्य की रेखा की तुलना में सूर्य की किरणें ध्रुव की ओर अधिक झुकी हुई होती है, इसलिए सूर्यताप की मात्रा ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। उत्तुंगता एल्टीट्यूड। चूंकि पृथ्वी स्थलीय विकिरण के कारण द्वारा धरातल की ओर से गर्म होती है, इसलिए समुद्र तल के पास के स्थल अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थलों की तुलना में उच्च तापमान अंकित करते हैं। महाद्वीपीयता। भूमि की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए भूमि की तुलना में समुद्र के ऊपर टेम्परेचर भिन्नता कम पाई जाती है। वायु राशि और महासागरीय धाराएं। वायु राशि महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले स्थानों का तापमान अधिक होता है। ठंडी वायु राशि या ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने वाले स्थानों का टेम्परेचर कम होता है। अन्य कारक। अन्य कारक में देखें तो वायु, मृदा की प्रकृति, ढलान, सतह का स्वरूप आदि जैसे अन्य कारक भी हैं जो तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए गहरे रंग की मिट्टी हल्के रंग की मिट्टी की तुलना में अधिक सूर्यताप अवशोषित करती है। ऊष्मा बजट का ज्ञान पृथ्वी की कार्य प्रणाली की गतिशील प्रकृति को प्रकट करने में मदद करता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जैसे इफेक्ट हालिया घटनाओं में इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की क्षमता है, इसलिए इसे बहाल करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हिमनद झीलें क्या हैं? हिमनद झीलों के फटने से आई बाढ़ के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। हिमनद झीलें जलीय निकाय हैं जिनका उद्गम हिमनदों से होता है। यह सामान्यतः किसी हिमनद के तल पर निर्मित होती है, किंतु यह इसके ऊपर, अंदर या नीचे भी निर्मित हो सकती है। हिमनद और बर्फ की चादरों की सीमाओं के आसपास इनका निर्माण होना बहुत सामान्य है। ये प्रायः दो मुख्य समूह में विभाजित होती हैं: हिम संस्पर्श झीलें और दूरस्थ झीलें। झील के जल में मिलने वाले हिमनद की उपस्थिति का होना हिम संस्पर्श झीलों की विशेषता है। दूरस्थ झीलें कुछ हद तक हिमनद से दूर होती हैं, लेकिन फिर भी हिमनदों या हिम चादरों की उपस्थिति को प्रभावित होती है। प्रायः हिमनद झीलें ही हिमनद झीलों के फटने से आई बाढ़ का कारण होती है। जब हिमनद या हिमोर द्वारा रोका गया जल अचानक मुक्त हो जाता है तो गोल्फ की घटना होती है। ग्लोब्स की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें अचानक जल मुक्त होता है, तेजी से घटित होने की घटनाएं हैं, नदी अनुप्रवाह में व्यापक स्तर पर जल प्रवाहित होता है। वर्ष 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में फ्लैश फ्लड देखा गया था। यह ऐसा माना जाता है कि यह ग्लेशियर के फटने के कारण हुआ था। 2013 में केदारनाथ त्रासदी जिसमें 5,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, यह एक हिमनद झील के फटने से ही संबंधित थी। हिमनद झील फटने से आई बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक। पहला है भारी वर्षा। हिमनद के ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम में बहुत भारी वर्षा के कारण हिमनद झीलों में अत्यधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिससे हिमोर द्वारा बनाई गई झील की सीमा भंग हो जाती है और बादल फटना पहाड़ियों के समान घटना है। यह भी हिमनद के फटने की घटना का उत्तरदायी कारक हो सकता है। दूसरा है हिमपात। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अधिक हिमनद झीलें निर्मित हो रही हैं और हिमनद द्वारा झीलों में अधिक जल विसर्जित किया जाता है। यह बढ़ा हुआ स्तर हिमनद गोल्फ कहलाती हैं। झीलों में तीव्र ढलान संचलन। बड़े पैमाने पर झीलों में होने वाले संचलन अर्थात शैल अपताप, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि झीलों के किनारे को भंग कर देती है, जिससे अतिरिक्त प्रेशर उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आता है भूकंप। ये ढलान के संचलन को बढ़ा सकते हैं, झीलों में दरार उत्पन्न कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप गोल्फ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उप सतह के बहिर्वाह का अवरुद्ध होना। प्रकृति और साथ ही मानव जनित कारकों के कारण उपसतही बहिर्वाह के रुक जाने से हिमनद झीलों में जल संचित होता है और जल के अधिकतम ऊपरी सीमा तक पहुंचने पर यह गोल्फ का कारक बन सकता है। मानव जनित गतिविधियाँ।
बांध निर्माण और अन्य संरचनाओं निर्माण जैसी गतिविधियां प्रायः ढलानों की अस्थिर कर देती है, जिससे झीलें के फटने के कारण हो सकते हैं। जब एक हिमनद झील फटती है तो इसका जल अत्यधिक तेजी गति से नदी के अनुप्रस्थ क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। इससे संरचनाओं को गंभीर क्षति पहुंचती है और झील के फटने से बाढ़ और संरचनाओं जैसे बड़े स्तर पर विनाश का खतरा बढ़ जाता है। इससे हजारों लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। चमोली जैसी हालिया बढ़ती हुई आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने इन घटनाओं से होने वाली विनाश से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में मानव जनित पद चिन्हों को विनियमित करने की आवश्यकता है, क्योंकि गोल्स का खतरा बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रबर उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और देश में रबर उद्योग का विवरण दीजिए। इसमें हमें रबर के बारे में बताना है। ठीक है, प्राकृतिक रबर एक वाणिज्यिक रोपण फसल है। यह इसके वृक्ष की प्रजाति का नाम हेविया ब्रासिलियंस है और इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। रबर को काफी हद तक रणनीतिक औद्योगिक कच्चा माल माना जाता है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास के विशेष स्तर पर विशेष दर्जा प्राप्त है। रबर उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है कि भारत शामिल है जलवायु और भूगोल। रबर को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो रबर के वृक्षों को उगाने के लिए आदर्श दशाएं हैं। इसमें भारतीय कुछ क्षेत्रों में प्रचुर वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है, जो रबर के विकास में सहायक होती है। फिर आता है सामाजिक आर्थिक कारक में रबर बड़े पैमाने पर लघु जोत धारकों द्वारा उगाया जाता है। 91% रबर रोपित क्षेत्र और 92% रबर उत्पादन लघु जोत धारक क्षेत्र 10 हेक्टेयर से भी कम होता है। भारत रबर बागान क्षेत्र में 1.3 मिलियन रबर उत्पादक और 0.6 मिलियन श्रमिक हैं। गैर पारंपरिक रबर उत्पादक क्षेत्रों में अधिकतर उत्पादक आदिवासी और अन्य संसाधन विहीन समुदाय से होता है। फिर आता है मृदा उर्वरता। रबर को लैटेराइट या डोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अधिकतर यह ढलान वाली और तरंगित भूमि या थोड़ी ऊंची विस्तृत समतल भूमि में उगाया जाता है, क्योंकि यह जल के ठहराव की कोई संभावना नहीं होती है। सुव्यवस्थित जल निकासी सुविधाएं होती हैं। कुल श्रम की उपलब्धता, इसमें अगर श्रम की बात की जाए तो कुशल और अकुशल श्रमिकों का बड़ा पूल होता है, जो रबर के उत्पादक और प्रसंस्करण में शामिल होता है। सरकारी सहायता की बात की जाए तो उद्योग की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है गवर्नमेंट। रबर अधिनियम 1947 संघ के नियंत्रण में रबर उद्योग के लिए विकास को प्रावधान करता है और रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टम केरल में स्थित है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के तहत कार्य करता है। रबर उद्योग को प्रभावी ढंग से समर्थन प्रदान करता है। भारत के रबर उद्योग या मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कुल उत्पादन में केरल और तमिलनाडु का योगदान 81% है। राष्ट्रीय रबर नीति 2019 के अनुसार भारत विश्व पर प्राकृतिक रबर के उत्पादकों में से एक है। भारत वर्तमान में उच्चतम उत्पादकता 2017-18 में 694,000 टन के साथ विश्व में प्राकृतिक रबर का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्पादन क्षमता लगभग 9,000 टन है, जिसमें लगभग 75% का दोहन किया जाता है। भारत विश्व स्तर पर प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। भारत में रबर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता, प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट, बढ़ती श्रम लागत, रबर उत्पादक और टायर कंपनियों के बीच हितों को टकराव, उच्च लागत यानी कि इनपुट लागत जैसी चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वायु राशि क्या होती है? इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। वायु राशि वायुमंडल
में एक वायु की बृहद मात्रा है, जिससे प्राय तापमान और आर्द्रता एक समान होती है। वायु राशि किसी भी दिशा में हजारों किलोमीटर तक विस्तृत होती है और धरातल में से वायुमंडल में 16 किलोमीटर यानी कि 10 मील दूर समताप मंडल तक पहुंच सकती हैं। उनकी पहचान उनके तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों के साथ साथ उनके मूल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर की जाती है। सामान्य प्रकार की वायु राशियाँ। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियाँ MT। ये वायु राशियाँ उष्ण और आर्द्र होती है। इनका उद्गम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों में होता है। फिर आती है ध्रुवीय महासागरीय। जैसे नाम से ही है ध्रुवीय है तो ये ठंडी होगी, आर्द्र होगी और इसका उद्गम ध्रुवीय अक्षांशों के महासागरों में होता है। फिर आता है ध्रुवीय महाद्वीपीय। ये ठंडी होगी और शुष्क वायु राशि होगी। ये ध्रुवीय अक्षांशों में भूमि क्षेत्रों से होता है। फिर आती है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। ये वायु राशियाँ उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र में होती है। ये उष्ण होती हैं और शुष्क होती है। महाद्वीपीय आर्कटिक, ये उत्तरी ध्रुव से बहने वाली ठंडी शुष्क वायु राशियाँ होती है। फिर आती है महाद्वीपीय अंटार्कटिक। ये दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीपीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली अत्यंत ठंडी और शुष्क वायु राशियाँ होती हैं। महाद्वीपीय अंटार्कटिक वो आर्कटिक, ठीक है। फिर आता है इनका महत्व। इनका महत्व होता है वातावरण का निर्माण करने में। जब वायु राशियाँ बहती हैं तो अन्य वायु राशियों से मिल सकती हैं और टक्कर की इस स्थिति में दोनों वायु राशियाँ एक सीमा क्षेत्र विकसित कर सकती है, जिसे वातावरण कहते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो जब पौने वायु राशि को स्थानांतरित करती हैं तो वे अपनी मौसमी दशाओं, ऊष्मा या ठंड, शुष्क या आर्द्र जैसी भी हों, स्रोत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र के तापमान को इफेक्ट करती हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियाँ उपोष्णकटिबंधीय आर्कटिक क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में तापमान को प्रभावित करती हैं। वायु राशि परिवर्तन। वायु राशि का स्रोत उनके क्षेत्रों में विशिष्ट मौसम से होता है। हालांकि जैसे ही वायु राशियाँ अपने स्रोत क्षेत्रों को छोड़ती हैं, वे उस सतह के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं जिन पर से होकर वे गुजरती हैं। और वायु राशियों का मौसम बदल जाता है। उदाहरण के लिए एक ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ जब मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर बहती हैं तो एक उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि की विशेषता को ग्रहण कर लेती है। वर्षण। यदि कोई सतह उसके ऊपर से होकर बहने वाली वायु राशियों से अधिक गर्म होती है तो वायु राशियों की निचली परत गर्म हो जाती है और पर्याप्त आर्द्रता और रहने पर कपासी बादल बन जाते हैं और बौछारें पड़ सकती हैं। बड़े हुए मिश्रण से आमतौर पर अच्छी दृश्यता प्राप्त होती है। सूखा वे उष्ण शुष्क वायु राशियों के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ों को नष्ट कर सकती हैं। इस प्रकार वायु राशियों वाले क्षेत्रों में विनाशकारी वनाग्नि का खतरा भी बढ़ सकता है। वायु राशियों मौसम में भी बदलाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि वातावरण क्षेत्रों में जहाँ अलग वायु राशि मिलती हैं, मौसम काफ़ी बदल जाता है। बादल वर्षण सशक्त विस्थापित पौने वातावरण क्षेत्रों की विशेषताएं हैं, लेकिन कभी कभी वातावरण क्षेत्र शुष्क होते हैं और अग्नि व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार वायु राशियों का उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे होकर वे बहती है अपने साथ साथ अपने स्रोत क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु विशेषताओं को भी ले जाती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इनके प्रभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। महासागर के नीचे या उसके निकट घटित होने वाले भूकंपों के कारण जल के अंदर हुई हलचल से उत्पन्न विशाल तरंगों की श्रृंखला को सुनामी कहते हैं। सुनामी की उत्पत्ति के लिए कारण भूकंप, प्लेटों की सीमाएं से संबंध, भ्रंश क्षेत्रों में होने वाले संचलन के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। सभी भूकंप सुनामी का कारण नहीं बनते, लेकिन हाँ, ऐसी 4 स्थितियां हैं जब सुनामी की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप को समुद्र के नीचे उत्पन्न होना चाहिए और भूकंप के कारण समुद्र में सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित होनी चाहिए। भूकंप प्रबल होना चाहिए। तीव्रता रिएक्टर
स्केल पे कम से कम 6.5 होनी चाहिए। भूकंप द्वारा पृथ्वी की सतह खंडित होनी चाहिए। यह उथली गहराई पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर से कम की गहराई में उत्पन्न होना चाहिए। भूकंप के कारण समुद्र तल का लंबवत संचलन कई किलोमीटर तक होना चाहिए। भूस्खलन। तट के साथ होने वाले भूस्खलन समुद्र में जल की एक विशाल मात्रा को ढकेल सकता है, जिससे यह जल में विक्षोभ उत्पन्न करता है और सुनामी उत्पन्न हो सकती है। जल के नीचे होने वाला स्खलन भी ऐसी स्थिति में सुनामी का कारण बन सकता है, जब भूस्खलन से स्थैतिक सामग्री उग्र रूप से आगे बढ़ती है और सामने आने वाले जल को आगे की तरफ ढकेल देती है। फिर आता है ज्वालामुखी विस्फोट। हालांकि अपेक्षाकृत कभी कभी होने वाले उग्र ज्वालामुखी विस्फोट भी प्रबल विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जल की बड़ी मात्रा को विस्थापित करते हैं। तत्काल ही संबंध क्षेत्र में अत्यधिक विनाशकारी लहरें, सुनामी लहरें उत्पन्न कर सकते हैं। बाह्य खगोलीय पिंड का टकराव। खगोलीय पिंड की टक्कर अर्थात क्षुद्रग्रह उल्का पिंड जैसे उत्पन्न होने वाली सुनामी अत्यंत दुर्लभ घटना है। हालांकि हाल के इतिहास में उल्का क्षुद्र प्रेरित सुनामी अभिलिखित नहीं की गई है। वैज्ञानिक का मानना है कि एक खगोलीय पिंड समुद्र से टकराते हैं तो निस्संदेह जल की मात्रा बढ़कर विस्थापित होकर सुनामी बन सकती है। भारत में सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। संस्थागत जैसे कि भारत सरकार द्वारा समुद्र जनित आपदाओं को शमन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोसिस हैदराबाद के नियंत्रण में है। एक अत्याधुनिक संरचना एक मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए सेंसर से वास्तविक समय आधारित डेटा को प्राप्त करने, डेटा के विश्लेषण मानक संचालन प्रक्रिया के सुनामी की चेतावनी को जारी करने और उसका प्रसार करने में सक्षम बनाती है। भूकंपीय गतिविधि और समुद्री जलस्तर संबंधित डेटा की निरंतर निगरानी एक कस्टम निर्मित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग करके की जाती है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूर्व निर्धारित सीमा के पार होता है और पार होते ही चेतावनी केंद्र में अलार्म अलर्ट जारी हो जाता है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी निगरानी पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर की जाती है। तत्पश्चात इसे पूर्व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। प्रशासनिक उपाय की बात की जाए तो NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतर एजेंसी भूमिकाओं जैसे जिम्मेदारी, सुनामी जोखिम के लिए तैयारी, शमन और अनुक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए सुनामी जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश तैयार किए हैं। दिशा निर्देश सुनामी जोखिम के बेहतर प्रबंधन हेतु जागरूकता उत्पन्न करने, क्षमता निर्माण करने, शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यवहारिक और प्रभावी तरीकों की अनुशंसा करते हैं। स्थानीय पुलिस नेटवर्क उपलब्धता के आधार पर नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक, होमगार्ड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF को शामिल करके प्रभावित आपातकालीन प्रक्रिया हेतु एक मजबूत तंत्र की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा ये दिशा निर्देश विभिन्न स्तरों की आपदा प्रबंधन योजनाओं में सुनामी जोखिम प्रबंधन संबंधी चिंताओं को मुख्य धारा में लाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को भी शामिल करते हैं। निष्कर्ष इसके अलावा अधिक प्रभावी सुरक्षा तंत्र निर्माण हेतु बायोफेसिंग, मौजूदा तटीय सुरक्षा अवसंरचना की मरम्मत, नई समुद्री दीवारों का निर्माण, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए आदि उपायों को अपनाया जा सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये भारत पर कैसे प्रभाव डालते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बहिरुष्णकटिबंधीय तूफान है। यह भारत के उप महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में अचानक होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी भी होता है। पश्चिमी विक्षोभ परिघटना। यह विक्षोभ अर्थात विक्षोभ या निम्न वायु क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर आता है और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी पवनों द्वारा संचालित होता है। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री के मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली प्रचलित पवनें हैं। सामान्य तौर पर भूमध्य सागर के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र निर्मित होता है और यह ईरान, इराक, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात यह अरब सागर से पुनः आर्द्रता प्राप्त करता है और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा कराता है। इसके बाद यह पूरब की ओर बढ़ता हुआ नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में हल्की वर्षा कराता है। इसके स्तर पर
इसमें अरब सागर में आर्द्रता नहीं मिलती है, जिसके कारण केवल पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में हल्की बारिश कराता है। पश्चिमी विक्षोभ की घटना। भारत एक वर्षा पर निर्भर देश है। यद्यपि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश भाग को कवर करता है, किंतु यह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाता है। नवंबर से मार्च की शीत ऋतु के महीने के दौरान इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से हिमपात और वर्षा होती है। भारतीय मौसम का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। उत्तरी भारत में वर्षा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट पौधे के साथ मिलकर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में अत्यधिक वर्षण करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय स्थलीय वायुमंडलीय अंतःक्रियाओं के कारण हिमालय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। IMD के अनुसार भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% भाग पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। हिमपात की भूमिका। दिसंबर और फरवरी दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाले हिमपात क्षेत्रीय हिम आच्छादन के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए प्रमुख वर्षण इनपुट है। इसे क्षेत्रीय जल संसाधनों की भरपाई भी होती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून की शुरुआत में भूमिका शीत ऋतु की वर्षा मौजूदा हिम नदों को महत्वपूर्ण द्रव्यमान इनपुट प्रदान करती हैं। इस प्रकार यह हिमालय और तिब्बती पठार की अल्बेडो विशेषता को अनुकूलित करती है। इससे बड़े पैमाने पर परिसंचरण और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। दूसरा है प्रभाव की क्षेत्रीय सीमा। शीत ऋतु में पटना बिहार तक का मौसम पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। कभी कभार वर्षा भी होती है और यह वर्षा रबी की खड़ी फसलों में जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर आदि के लिए लाभकारी होती है। हाल ही में भारत के विभिन्न भागों में पश्चिमी विक्षोभ, इससे संबंधित चक्रवाती पवनों और तूफानों के कारण हुई भारी वर्षा पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखा गया है। इस आलोक में भारत में रबी की फसलों की सुरक्षा और पश्चिमी विक्षोभ की घटना की बारीकी से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हम लोग विज़न की टेस्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें कि हम अन्य टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।